नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं सिविल सेवा परीक्षा की आपकी तैयारी ठीक तरह से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम 23 अगस्त 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 से लेकर 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। दूसरा है, दशकीय जनगणना के संचालन का उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का होता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई भी नहीं। स्टूडेंट्स, पहला कथन यहाँ पर ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरे कथन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मंत्रालय का जो नाम है वो गलत दे रखा है। वास्तव में ये संस्था गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दूसरा कथन गलत हो जाता है और इस लिहाज से इसका सही जवाब हो जाता है केवल एक। स्टूडेंट्स, अब संबंधित समाचार तथा अन्य व्याख्याओं को देख लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि विपक्षी दलों के द्वारा लगातार सत्ताधारी बीजेपी से इस बात की मांग की जा रही है कि वो जाति आधारित जनगणना को आगे बढ़ाएं, जबकि बीजेपी के द्वारा इस विषय में अनिच्छा प्रकट की जा रही है। विशेषज्ञ यहाँ पर कहते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो विशेष रूप से बीजेपी को समर्थन देता हुआ चला आ रहा है। पिछले कई सारे चुनावों में ये बातें उभर के सामने आई। तो फिर ऐसे कौन से विषय हैं जिनकी वजह से ये अनिच्छा प्रकट की जा रही है? ऐसे में लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना की गई तो कुछ नए आंकड़े सामने आ सकते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को कुछ नए विषय मिल सकते हैं। इसके साथ साथ में आरक्षण के विषय भी उभर के सामने आ सकते हैं। मसलन केंद्रीय नौकरियों के अंदर में आरक्षण का विषय या शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का विषय। तो ऐसे में असहज स्थिति से बचने के लिए संभवतः सत्ता पक्ष के द्वारा इस विषय में अनिच्छा प्रकट की जा रही है। कुछ अन्य तथ्य परीक्षा के लिए जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे कि भारत में 1872 में जनगणना करने का पहला प्रयास किया गया। हालांकि यह अपूर्ण रही। मेयो के समय में इसे किया गया था। 1881 में जिस समय भारत का वायसराय रिपन था, भारत में पहली पूर्ण जनगणना का कार्य आरंभ हुआ। 1931 तक जो भी जनगणनाएं हुई उनमें जाति के आंकड़े भी संग्रहित किए गए और प्रकाशित किए गए। इसके बाद जनगणना अधिनियम 1948 आया और जनगणना के कार्य को व्यवस्थित किया गया। एक बात आप लोग और ध्यान रखें, 1931 के बाद जातियों के संबंध में आंकड़े संग्रहित करने का कार्य 2011 में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के माध्यम से करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस पर बहुत बहस हुई थी और बहुत सारे मतभेद पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उस कार्य को आगे बढ़ाया गया था सन 2011 में, ताकि अलग अलग जातियों के विषय में कई प्रकार के आंकड़े उभर के सामने आ सके, जिनका प्रयोग जन कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सके। आप अगले प्रश्न को देख सकते हैं, जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 से संबंधित है। प्रश्न है यहाँ पर इसके उद्देश्य क्या थे? पहला कथन है, परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक किए जाने हेतु सक्षम बनाना। निश्चित रूप से अभी मैंने इसके उद्देश्यों की आपसे बात की है और ये सत्य है। प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना की जा सके, सामान्य सा उद्देश्य है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगला है, विभिन्न जातियों और आबादी के वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना। तीसरा कथन भी यहाँ पर सही हो जाता है और ऐसे में इसका सही जवाब है डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। आप इससे संबंधित कुछ अन्य व्याख्याएं भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एसईसीसी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और शहरी क्षेत्रों में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई थी। 2016 में इन दोनों मंत्रालयों ने इस पूरे डेटा को अंतिम रूप दिया। बाद में इस डेटा को सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया। मंत्रालय ने डेटा के वर्गीकरण के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पंगरिया के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। हालांकि इसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। अगला प्रश्न है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला, यह 4 क्वाड देशों के बीच पैसेज अभ्यासों पर केंद्रित है। दूसरा है, इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। तीसरा है, जापान इसमें वर्ष 2015 में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। स्टूडेंट्स, दूसरे कथन की हम बात करते हैं तो यह बिल्कुल सही है। 1992 में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में इसका आरंभ हुआ था और 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ था। पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाता है। नेवी वारशिप्स रीच गुआम फॉर मालाबार एक्सरसाइज। गुआम का जो क्षेत्र है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यहां पर भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत पहुंच चुके हैं इसमें भाग लेने के लिए। अगर मैं क्वाड देशों की बात करूं जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, तो 1992 में मालाबार का आरंभ हुआ था, इस अभ्यास का आरंभ हुआ था। 2007 में इसमें ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भी हिस्सा लिया था। उसके बाद फिर एक लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं हुआ और इसी बीच 2015 में जापान इस अभ्यास का एक परमानेंट मेंबर बना। 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया फिर से शामिल हुआ और तब तक क्वाड अस्तित्व में आ चुका था। तो यहाँ पर क्वाड देशों ने हिस्सा लिया। 2021 में फिर से ऐसा होने जा रहा है कि ये सारे देश चारों मिल करके यहाँ पर नौसैनिक अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को लेकर के चीन हमेशा शंकित रहता है। चीन शंकित रहता है इस बात को लेकर के कि यह उस पर दबाव बनाने के प्रयास हैं। इसके अलावा आप एक बिंदु और समझें पैसेज अभ्यासों के विषय में। पैसेज अभ्यास या जिन्हें पैसेक्स भी कह देते हैं, ये मुख्य रूप से सहयोग को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन अनधिकारिक रूप से जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि पैसेज अभ्यास मुख्य रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय की संविधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1950 में अपनाया गया था। दूसरा है, उच्चायुक्त वार्षिक आधार पर महासभा को रिपोर्ट करता है। तीसरा है, उच्चायुक्त का कार्य पूर्णतया गैर राजनीतिक स्वरूप का होगा। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा या से सही है या है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 उपर्युक्त सभी। स्टूडेंट्स, इसमें तीनों ही कथन हमारे सही हैं। संबंधित समाचार को जरा देखते हैं और यूएनएचसीआर के बारे में भारत को जोड़ करके भी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। विच कंट्रीज आर टेकिंग इन अफगान रिफ्यूजीज? निश्चित रूप से अफगानिस्तान में जो उथल पुथल मची हुई है वहां से बहुत से लोग अपने देश को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। सीरिया के शरणार्थियों को हम पहले ही देख चुके हैं जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। अब अफगानिस्तान के संदर्भ को भी हम लोग देख रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने कुछ ऐसे ही हालात म्यांमार के अंदर में भी देखे जहां पर सैन्य तख्ता पलट के बाद काफी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में यूएनएचसीआर ने इस बारे में सलाह दी है, चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के अंदर में जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको हम भुला नहीं सकते हैं। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 के शरणार्थी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र नहीं है, लेकिन मानवीय आधारों पर हम शरणार्थियों को सहायता प्रदान करते रहे हैं। आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान का बांग्लादेश है, जब यह शरणार्थी समस्या हमारे सामने आई तब हमने यूएनएचसीआर के साथ में मिलकर के कार्य किया था। वर्तमान में म्यांमार और अफगानिस्तान के संदर्भ में भी भारत ने इस बात को दोहराया है कि हम जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, जो मानवीय सहायता है, उसमें सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे।
अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? पहला है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तीसरा है पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। और अगला है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल एक, दो और चार, केवल तीन, केवल दो, तीन और चार। स्टूडेंट्स, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था 5 मार्च को। इरविन जो कि उस समय भारत के वायसराय थे। 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होना था। पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कांग्रेस के द्वारा किया जा चुका था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार की यह मंशा थी, वायसराय इरविन ये चाहते थे कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हों ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत के जो अन्य राजनीतिक दल हैं, अन्य हित समूह हैं, वो और ब्रिटिश सरकार के बीच वार्तालाप की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। तो निश्चित रूप से पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है। तीसरे कथन की अगर हम बात करते हैं, गांधी जी के द्वारा इसकी मांग की गई थी लेकिन वायसराय इरविन के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया था। चौथा वाला कथन भी यहाँ पर सही है, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा के अभियोग नहीं थे। ऐसे में 1, 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के प्रमुख तथ्य की। मोपला विद्रोहियों के साथ में इसका संबंध है। मोपला विद्रोही जिसको हमने केरल के अंदर में देखा साल 1921 में विशेष रूप से। अब यहाँ पर रिपोर्ट है 387 मोपला मार्टायर्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम डिक्शनरी। दरअसल भारतीय शहीदों की एक डिक्शनरी तैयार की गई, एक शब्दकोश बनाया गया जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया और वो शहीद हुए। एक समिति का गठन किया गया और उन्होंने इस बारे में कहा कि यहाँ पर वरियम कुनाथ हाजी, अली मुसलियार और 387 अन्य मोपला शहीद जिनको अभी इस डिक्शनरी में शामिल किया गया था, उन्हें इस शब्दकोश से उनके नामों को हटा देना चाहिए। इस शब्दकोश को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा तैयार किया गया है और 3 सदस्यीय पैनल ने अपनी जांच के आधार पर यह रिपोर्ट सबमिट की है। इस पैनल ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 1921 का यह विद्रोह कभी भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं था। मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगा कि यह घटनाक्रम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के काफी विवादास्पद हिस्सों में से एक है, जहां पर इतिहासकार, विशेषज्ञ अलग अलग समूहों में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। हम इसमें कुछ तथ्य देखते हैं जरा। दरअसल 1919 में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ जो कि विश्व स्तर पर चला और भारत में भी ये आरंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन को अगर आप थोड़ा सा समझें तो इसका संबंध मुख्य रूप से तुर्की के अंदर में खलीफा को बचाने से संबंधित था जो कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध में हार चुके थे। अब जब भारत के अंदर में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ तो इसी समय गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, इस उम्मीद में कि 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसके माध्यम से हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग वोटिंग के अधिकार दिए गए थे, भारत के अंदर में सांप्रदायिक सौहार्द थोड़ा सा कमजोर हुआ था, तो उसको मजबूत किया जा सके, दोनों पक्ष मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ आगे बढ़े। इसी बीच केरल के अंदर में मालाबार और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो मोपला किसान थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह थी कि हिंदू जमींदार थे और धीरे धीरे यह विद्रोह हिंदू जमींदारों के विरोध में भी आगे बढ़ता हुआ चला गया। आरंभ की बात करते हैं अगर हम इसके, तो 1921 से इसका आरंभ हुआ। इन्हीं सब के बीच में कई सारे मोपला विद्रोहियों को जब एक गाड़ी के माध्यम से जेल ले जाया जा रहा था तो उसमें से काफी सारे मोपला विद्रोही दम घुटने की वजह से मारे गए और इस घटना को हम वैगन ट्रेजेडी या गाड़ी त्रासदी के रूप में जानते हैं। अभी जो विषय मैंने आपको बताए थे कि इतिहासकारों के बीच में इस बात को लेकर के काफी मतभेद हैं, इस विद्रोह का जो घटनाक्रम था उसको लेकर के। अगर यहाँ पर मैं कुछ बड़े नेताओं की बात करूं जैसे कि सर सी शंकरन नायर जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने गांधी जी की आलोचना की थी इस बात को लेकर के कि गांधी जी को
खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से भारत में रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला था और उसकी एक झलक मोपला विद्रोहियों के रूप में देखी गई। लेकिन आप लोग, अंत में फिर से मैं बोल के जा रहा हूं, याद रखिएगा कि ये एक विवादास्पद विषय है और इसके ऊपर में कई वर्षों से इतिहासकारों के अलग अलग वर्गों के बीच में कई सारे बहस और वाद विवाद चले आ रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए आपको एक संतुलित अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में विवादास्पद विषयों को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है और इस विषय पर आपको ऐसे ही दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश भी यहाँ पर की है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे में सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचती रहेगी। शुक्रिया।